हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डे 16 का प्रश्न लेकर के आए हैं पीवाई की सीरीज में, जिसका अभ्यास सीरीज नाम है, आप देख ही रहे होंगे। अभ्यास सीरीज है डे 16 और प्रैक्टिस सीरीज में भी हम प्रश्न लेकर के आएंगे। थोड़ा सा मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है और पीसीएस के कुछ बच्चे हैं तो उनका 12 अक्टूबर को पेपर लगा है, तो थोड़ा सा लचता है। ठीक है, तो आप लोग मैनेज करना। बाकी आपका कोर्स जो है 1000 क्वेश्चनों के माध्यम से मैं पूर्ण कराने का लक्ष्य मेरा है। उसका मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि आपको 2026 का मेंस देने से पहले आपको 1000 क्वेश्चन तैयार करा दीजिए। इसके लिए आप खुद ही जानते हो, ये देखिए मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और नियमित क्लास भी मैं लेकर के आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं नियमित क्लास लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। और आप लोग देख ही रहे हैं कि इतना सब करने के बावजूद भी आप लोगों की तरफ से किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं दिखाई देता। फिर भी एक बच्चा भी उनसे जुड़ रहा है तो हम खुश हैं और उस पर जो है क्लास लेकर के आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों का भी थोड़ा दायित्व तो बनना चाहिए कि आप देख ही रहे मार्केट में कि लोग जो है क्वेश्चन कराते हैं, उसके लिए पेड कोर्स लाते हैं, पैसा लेते हैं। लेकिन मैं आपको फ्री कोर्स दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। तो वही होता है ना कि फ्री की कोई कीमत नहीं होती है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। तो ये प्रश्न है आपदा प्रबंधन से, क्योंकि गवर्नेंस से 2016 तक हमने करा दिए थे गवर्नेंस के प्रश्न। इसके बाद आपदा प्रबंधन अगर आप लोग कहेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट उनको हम पहले ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे यहीं पर जो है थोड़ा सा इन प्रश्नों को देखते भी नहीं है। वो केवल 5-6 सब्जेक्ट पर ही डोलते रहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इन्हीं सब्जेक्टों को, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इन्हीं सब्जेक्टों को बार बार पढ़ते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इन प्रश्नों को, क्योंकि मेंस आपका जब भी आप इनको नहीं देखोगे तब तक आपका मेंस नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये सब्जेक्टों को थोड़ा सा ध्यान दो। ये ऐसी चीज़ें हैं एक तरीके से कि छोटे कम समय पे ज़्यादा वेटेज होगा, मतलब कम समय आप खर्च करके ज़्यादा नंबर लाने की संभावना इन सब्जेक्टों पर बनी रहती है, तो इसलिए इन पर ध्यान जरूर दीजिए। ठीक। तो खैर, हमारी सिलेबस का हिस्सा जो सर्वप्रथम सॉरी हमारे जो है पढ़ाई की रणनीति का हिस्सा सर्वप्रथम सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है। तो ये GS 3 का प्रश्न है। प्रश्न चेंज, सॉरी, पेन चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए GS 3 है। इसमें जो है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन यहाँ पर दिया हो। ठीक। यहाँ पर ये मेन हेडिंग है जो आपका शीर्षक है सिलेबस का। उसमें आप 15 नंबर टॉपिक पे जाओगे, बाकी देखिए इकोनॉमी से संबंधित है 10 टॉपिक। फिर इसके बाद 11 से 12, 13 तक जो है आपका साइंस टेक हो जाएगा। और 14 नंबर आपका जो है ये पूरा जो है आपका एनवायरनमेंट से संबंधित है, आप देख ही रहे होंगे। और जो है 15 नंबर हमने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर आपदा प्रबंधन में, सिर्फ इतना ही बोला गया आपदा प्रबंधन। ठीक। फिर उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी आ जाती है, आंतरिक सुरक्षा, इसके 5 बिंदु हैं। तो आपको ऐसे सिलेबस देखना है, तो डिफाइन भी करना है कैसे कैसे। तो डिफाइन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल इतना बोल दिया है, तो इसके लिए ये है कि हमको जो भी ज्योग्राफी पढ़ें, तो ज्योग्राफी में जो भी स्थलाकृति, पहाड़ पर्वत वगैरह आप पढ़ते हैं, तो उसके बारे में ये भी पढ़ें कि आपदा में वो कैसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कि मान लो पहाड़ है तो भूस्खलन कैसे पहाड़ों पर हो जाता है, तो हिमालय वगैरह से संबंधित प्रश्न यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो अभी देख ही रहे हो कि बाढ़ वगैरह की संभावना बनी रहती है, हो ही रही है। तो इस पर जो है ध्यान देना, और मेंस में ऐसे ही प्रश्न आ जाता है अप्लाइड बेस्ड। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पर सिलेबस को उल्टा डिफाइन करने लगूंगा, बताने लगूंगा, तो फिर उससे क्लास लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग कहोगे तो अलग से प्रश्न बना देंगे। बाकी आप सिलेबस के साथ साथ PYQ जरूर देखिए। ठीक है, प्री और मेंस दोनों के। तो उससे क्या होगा कि आपकी ये सिलेबस जैसा डिफाइन नहीं है, तो वहाँ PYQ देखने के बाद आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक डिफाइन करने के प्रयास अपने मन से करिए। ठीक। बाकी हम यहाँ प्रैक्टिस तो करा ही रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ आपदा और आपदा प्रबंधन, तो ये सिलेबस से ये प्रश्न मैं कराऊंगा जो लिखा हुआ है विपदा पूर्व प्रबंधन या आपदा पूर्व, इसको यूपीएससी ने विपदा पूर्व लिख दिया, के लिए संवेदनशीलता, जोखिम निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है। प्रशासक के रूप में, मान लो आप आईएएस बनोगे, उसके रूप में आपदा प्रबंधन प्रणाली में किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ आपदा पूर्व पूछ रहा है या आपदा प्रबंधन प्रणाली पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपदा प्रबंधन प्रणाली में तीनों हिस्सों को देखेंगे, आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा पश्चात। ठीक। यहाँ पर तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा, बाकी के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करनी है, बाकी आप प्रशासक के रूप में। तो यहाँ पर मैं फ्रेमिंग कर देता हूँ पहले। सॉरी, मैंने जो है पेज नहीं लिया तो दिक्कत हो रही है, मैं पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले भूमिका बनानी है इस प्रश्न की। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर भूमिका बनानी है। ठीक। भूमिका में क्या लिखना है, आपदा के बारे में बताना है, क्योंकि आपदा पूर्व पूछ रहा है, तो पहले आपदा की चर्चा करते हुए आपदा पश्चात, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात, फिर उसके बाद आपदा पूर्व प्रबंधन भी जरूरी है। ठीक। तो हम इसके बारे में बता देंगे पहले कि आपदा होती क्या है, फिर आपदा पूर्व प्रबंधन की चर्चा करते हुए फिर हम थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपदा जो होती है उसमें हम महत्वपूर्ण चीज़ों को, किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो आपको ये रखना है कि रिस्क को हमको कहीं ना कहीं कम करना है और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, कैपेसिटी बढ़ानी है। तो इस पर भी 2 बिंदु इस पर डाल दीजिए। फिर उसके बाद मुख्य भाग पर आएंगे। तो मुख्य भाग पर आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है, मुख्य भाग में प्रशासक के रूप में आपदा प्रबंधन प्रणाली। तो प्रशासक के रूप में आपदा प्रबंधन प्रणाली में आप जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग पर क्या काम करना चाहिए, जोखिम को कम करने के लिए क्या काम करना चाहिए, और हमारी जो एनडीआरएफ राहत दल है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, ठीक, होमगार्ड है, इनकी चर्चा कर दीजिए। फिर आपका नेशनल
जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति बनाई गई है, आपदा प्रबंधन प्रणाली, आपदा प्रबंधन अधिनियम और आपदा प्रबंधन राहत कोष, इनकी चर्चा कर लीजिए कि इनसे हमको क्या मतलब, इनसे कैसे जो अधिकारी होते हैं, प्रशासक होते हैं, कैसे इनका लाभ जो है, जो आपदा पीड़ित है वहाँ तक पहुँचाएँगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या काम किए गए हैं, तो आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेंडाई फ्रेमवर्क बनाया गया था 2015 में, जो 2015 से 2030 तक काम करेगा, 15 वर्षों के लिए। उससे पहले जो है ह्यूगो, योकोहामा, ये सब सम्मेलन बनाए गए थे, तो इनकी चर्चा करते हुए फिर यूएन का एक प्रोग्राम है, यूएनडीआरआर, यूडीआरआर, इसका मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब आपदा को कम करने के लिए, आपदा को कम करने के लिए, आपदा जोखिम को कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, इनकी थोड़ी सी चर्चा करनी है। इससे एग्जामिनर क्या होगा कि आपको देखेगा कि हाँ आपने कुछ लिखा है, फिर यहाँ छोटा सा निष्कर्ष डाल देना है। ठीक, छोटे से निष्कर्ष में क्या डालोगे कि भाई ये जो भी पहले हम चला रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आपदा को, तो आपको क्या बोलना है यहाँ पर, आपदा को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जा रहा है। या फिर आप ऐसे डाल सकते हो कि आपदा को पूर्णतया तो आप नहीं रोक सकते हो, ठीक, आपदा को हम पूर्णतया तो नहीं रोक सकते, किंतु इन पहलों के माध्यम से उन आपदाओं को कम करने का प्रयास तो जरूर किया जा सकता है, जिसमें उपयुक्त जो भी बातें कही गई उनका चर्चा कर सकते हो। तो इस तरह से आपको छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा बिंदु करके लिखना है। ठीक, जिन बच्चों को लग रहा है कि हम आगे नहीं देखना चाहते हैं, तो यहीं पर जो है फ्रेमिंग देख करके प्रैक्टिस करें, जा करके नहीं देखें आगे का वीडियो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये नहीं कि मैं वीडियो आपको दिखाऊं, ठीक है, मेरा उद्देश्य ये कि आपका उत्तर लेखन ठीक करना। तो आप अगर जिन बच्चों को टाइम का लग रहा है कि मुझे पूरा नहीं देखना है, समय बर्बाद होगा, तो आप यहीं से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी आप जो है आगे जिनको देखना तो वो रुक जाए। तो बिगनर जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग रुक के पूरा प्रश्न देखें, ठीक। तो ये 2013 का प्रश्न है, ठीक है। और ये डे 16 है, इसको डे 16 कह रहे हैं, 13 पड़ गया था। दरअसल ये पहले की कॉपी है, तो वहाँ पर मैंने ये सब डाल के रखा हुआ था, मतलब डे 13 केवल डाल के रखा था, ये सब नहीं डाला था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस खुद से करता था, तो ऐसे डाल लेता था कि मुझे एक दिन में 2 प्रश्न करने हैं, तो डे 13, डे 14, तो ऐसे ये हर जगह पड़ा मिलेगा आपको, ये मैंने अलग से जोड़ा। ठीक है, तो ये 13 था, तो इसको 16 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है विपदा पूर्व या आपदा पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशील व जोखिम निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है प्रशासक के रूप में। यहाँ पर रुका, जोखिम क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, इससे मतलब पूछ रहा है आपसे। फिर इसमें लिख रहा है कि प्रशासक या अधिकारी के रूप में जो आप बनेंगे, आईएएस बनेंगे, के रूप में आपदा प्रबंधन प्रणाली के किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, एक आपदा पूर्व प्रबंधन होता है, तो हम पहले आपदा प्रबंधन प्रणाली में ही 3 बिंदुओं को देखेंगे। आपदा प्रबंधन में आपदा पूर्व होता है, फिर आपदा जब आ जाएगी तो आपदा के दौरान क्या करना है, ठीक, फिर उसके बाद आपदा पश्चात क्या करना है। तो यहाँ पर हम तीनों की चर्चा करेंगे। अब बाकी मुख्य बिंदुओं को चर्चा करते हुए लिखेंगे। तो पहले हम लोग जो है सर्वप्रथम इनको देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन कोशिश रहती है कि आपको पूर्णतः समझ में आए, आप उत्तर लिख पाएँ। तो आप लिखो, आपदा प्रबंधन प्रणाली से तात्पर्य केवल आपदा के दौरान प्रबंधन एवं आपदा पश्चात प्रबंधन से नहीं, ठीक, बल्कि आपदा पूर्व से भी है। आपदा पूर्व प्रबंधन, यहाँ प्रबंधन कर लीजिएगा, आपदा पूर्व प्रबंधन से भी है, जो उसकी रोकथाम, न्यूनीकरण, मतलब उसकी मतलब आपदा की रोकथाम, आपदा का न्यूनीकरण, आपदा को न्यूनीकरण का मतलब आपदा को कम करना, आपदा की प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी करना, और उसकी प्रभावशीलता तय करनी होती है, ठीक, तय करती है। यहाँ तक लिखा। फिर हमने 2 बिंदु और डाल दिए इसमें। आपदा में हम 2 मुख्यतः 2 बातों का ध्यान रखते हैं। मुख्यतः 2 बातें होती हैं आपदा प्रबंधन में हम, कि रिस्क को कम करना, जोखिम को कम करना और क्षमता को बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, क्षमता को बढ़ाना, ठीक। फिर यहाँ पर हमने इनके बिंदु लिखे कुछ, कि जैसे संवेदनशीलता निर्धारण, भाई 2 चीज़ें बोली ना यहाँ पर, संवेदनशीलता और जोखिम निर्धारण। तो यहाँ पर हम उसकी भी चर्चा करते हैं। जो संवेदनशीलता निर्धारण, जैसे कमजोर वर्गों, जैसे बच्चे, गरीब, वृद्ध, महिलाएं, बुनियादी ढांचे जो हमारे हैं, ठीक, प्राकृतिक संसाधनों की पहचान कर उसकी सुरक्षा के लिए योजनाएं तैयार करना, ठीक, योजनाएं बनाना, मतलब पहले से ही ये तैयारी करनी है, इसलिए पहले। और जोखिम, भाई ये भी तो देखना है कि जो संवेदनशील वर्ग हैं, ये संवेदनशीलता कैसे निर्धारित, जैसे बहुत से वृद्ध लोग हैं, वो भाग नहीं पाएंगे अगर कोई आपदा आ गई, तो पहले से ही हम उनको पहले बचाएं। बुनियादी ढांचे हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, हाँ, तो इनको कैसे सुरक्षा देनी है भाई। कुछ ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जहाँ जिनकी जो है छतें डैमेज हैं, पिलर डैमेज हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई ज़्यादा बड़ी आपदा आ जाए, अचानक अगर आपदा आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो वो ढह जाएँगी। तो उसपे जो लोग हॉस्पिटल के अंदर है, स्कूल के अंदर हैं, वो उनका जो तुरंत वहाँ से उनको मतलब वहाँ मर जाएँगे, ऐसा हो जाएगा तो, ठीक है? तो इसलिए पहले ही उसको तय करना। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में एक बिल्डिंग ढह गई, इसमें कितने बच्चे जो है मर गए। फिर इससे पहले पुल, आप देखे होंगे गुजरात का पुल ढह गया। तो इन सब चीज़ों पर हमें पहले से ही ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पहले से ही तय कर लेते हैं। पुल के ऊपर तो हम नहीं ज़्यादा ध्यान दे पाएँगे, क्योंकि पुल पहले लगता है अभी नया ही बना है, तो उसमें कोई सी दिक्कत आएगी। तो इसमें ये है कि जो इंजीनियर इसको बना रहे हैं वो पूर्णतः जो है पारदर्शिता के साथ काम करें और उसको सही करें, ठीक? खैर वो अलग विषय है। यहाँ पर हम तो इन सब चीज़ों, प्राकृतिक संसाधनों की, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनकी रक्षा या पहचान कर उनकी सुरक्षा योजना तैयार करना। आप देखते हो ना, प्राकृतिक भंडार है, मान लो कोयला है, इन सब चीज़ों की कहीं ऐसा ना हो कि अचानक भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उनमें जो है प्राकृतिक संसाधनों को दिक्कत आ जाए, उससे दिक्कत आएगी तो अन्य क्षेत्रों में भी उसके दुष्परिणाम देखने को मिल जाएंगे।
फिर जोखिम विश्लेषण, जैसे संभावित आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, ये भारत की स्थिति में आम होते हैं, इसलिए हमने इन्हीं को उदाहरण लिया है। ठीक, आदि की संभावना, तीव्रता व प्रभाव आकलन कर प्राथमिकता तय करना। पहले ही प्राथमिकता तय कर देना कि मतलब कि इनके नुकसान, ये जोखिम का विश्लेषण है कि ये रिस्क हो सकता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया पहले से तो हो सकता है कि ये भूकंप और बाढ़ और चक्रवात जैसी संभावना अगर आ गई या ऐसी आपदाएं आ गई तो हो सकता है कि तीव्रता और प्रभाव का आकलन करके हम उससे बच सकते हैं, उसको प्राथमिकता देकर बच सकते हैं। फिर प्रशासक के रूप में मैंने हेडिंग डाल दी भाई, जो क्वेश्चन पे लिखा हुआ था यही प्रशासक के रूप में, यही मैंने यहाँ पर हेडिंग सीधे डाल दी कि आपदा के रूप में या प्रशासक के रूप में आपदा प्रबंधन प्रणाली के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। ठीक, तो जैसे जोखिम का आकलन करना, जैसे भूस्थानिक तकनीक जैसे जीआईसी, रिमोट सेंसिंग का सहारा लेकर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर लेना। आपदा, इसमें तीनों बिंदु होंगे, आपदा पूर्व, आपदा पश्चात और आपदा के दौरान। तो आपदा प्रबंधन की बात कर रहा है इसलिए हमने तीनों बिंदुओं को डाला है यहाँ पर। फिर प्राथमिकता चेतावनी तंत्र विकसित करना, जैसे मौसम विभाग, एनडीएमए व अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के साथ रियल टाइम डाटा साझा करना। ठीक है, कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं, तो कुछ ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ हम सैटेलाइट का सहारा लेंगे, मौसम विभाग का सहारा लेंगे। ठीक है, एनडीएमए जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हमें बताती है। फिर उसके बाद सामुदायिक भागीदारी, आपदा मित्र जानते ही हो आप। फिर ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों जैसी योजनाओं का सक्रियकरण, ऐसी योजनाएं बनाकर तैयार करना, जैसे बैंक मित्र होता है वैसे आपदा मित्र के आपदा के समय कैसे हम लोग राहत पहुंचाएंगे, तो पहले से ही मित्र उसको जो है कुछ सोशल वर्क के लिए पहले से ही तैयार रखना, उसको जो है पहले से ही आगाह करते रहना कि अगर ऐसी घटना आए तो सबसे पहले हमें सूचित करें, और अगर कोई घटना ऐसी आने की, क्योंकि संवेदनशील अगर क्षेत्र है तो वहाँ पर हम कैसे पहुँच पाएंगे, तो ये लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है, फिर क्षमता निर्माण, जैसे राहत दलों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा होमगार्ड का निर्धारण, नियमित प्रशिक्षण, नियमित उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। उसके साथ साथ मॉक ड्रिल कराते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि अचानक अगर मतलब आपदा आ जाए तो हम कैसे जो है निपट सकें। अगर वो पहले से तैयारी नहीं होंगे तो वो खुद ही फेल हो जाएंगे उसके, तो मॉक ड्रिल कराते रहना। अभी आपने देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर चला था तो पुलिस वालों को भी मॉक ड्रिल करने के लिए बोला जा रहा था, जो अर्धसैनिक बल है उनको भी बोला जा रहा था कि भाई आप लोग भी जो है मॉक ड्रिल करते रहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई आपदा आ जाती है या कैसी कोई युद्ध की स्थिति आ जाती है तो हम सब आम आदमी को भी धीरे से तैयार किया जाता। हम लोग भी हैं, अगर कोई देश की बात आ गई तो हम सबसे पहले आगे खड़े होंगे। ठीक है, तो हम लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। अन्य अन्य देशों में, विकसित देशों में तो कुछ प्रोग्राम ऐसे चलते हैं जो आर्मी के साथ आम जनता को भी वहाँ पर कुछ दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह यहाँ भारत में भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी ट्रेनिंग मिले। ठीक है, तो आपदा प्रतिरोध अवसंरचना जैसे भवन निर्माण संहिता, भवन निर्माण से संबंधित जो कानून बने हुए, बाढ़ रोधी तटबंध और भूकंप रोधी ढांचे, इनको भी तैयार करके रखना है। ठीक, फिर नीतिगत पहल में कैसे आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, यहाँ पर मैंने इसको अधिनियम है, जगह कम थी तो मैंने इसे प्रधानमंत्री राहत कोष का प्रभावी उपयोग, कि मतलब ऐसी कोई घटना आ जाए तो उनको जो है राहत पैकेज वगैरह पहुंचाया जाए। ठीक है, 7 नंबर टॉपिक में अंतर्राष्ट्रीय मानकों फ्रेमवर्क को लागू करने, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो 2015-2020 तक के लिए, ह्यूगो है जो आपका 2015 5 से 2015 तक का है। फिर यूएनडीआरआर है, इसको मैंने बताया था, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर, ठीक, ऑफिस फॉर डिजास्टर, समझ जाना यहाँ पर इस पहली पूरी। चलो लिखिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कम करना। इस तरह से जो है प्रोग्राम चलाना है। ठीक, इनको इनकी गाइडलाइन के अनुरूप कार्य नीति अपनाना है। ये जैसे फ्रेमवर्क, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर जो जो आपदाएं आती हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं, इनको भी भारत को अपने आपदा नीतियों के अनुरूप इनको जो है इनका जो है इन नीतियों का, ये कार्य नीतियों का अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। फिर हम छोटा सा निष्कर्ष दे देते हैं कि आपदा से पूर्णतः बचना तो संभव नहीं है, किंतु आपदा पूर्व प्रबंधन में जोखिम व संवेदनशीलता का सही निर्धारण करके इससे न केवल जन धन की हानि कम होगी बल्कि एसडीजी लक्ष्यों को भी प्राप्त करने या एसडीजी लक्ष्यों को भी प्राप्ति सुनिश्चित होगी। तो ऐसा करके लिख सकते हो आप, कुछ शब्दों का हेर फेर इधर उधर करके, इस तरह से आप लोग लिख करके प्रैक्टिस देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है कॉन्सेप्ट को जो है करते रहिए, और ये जो है करंट, पूर्णतः करंट बेस्ड, करंट कुछ शब्दावलियों को तैयार कर लीजिए, बाकी पूर्णतः ये करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि आपदा 5 साल 10 साल पहले आई होगी तो उससे थोड़ी पूछ लेगा, लेकिन ये है कि 1-2 साल पहले आई हो तो हो सकता है कि आगे आने की संभावना बनी रहती है। कुछ ऐसे आपदा प्रभावित क्षेत्र होते हैं, तो इसलिए जो है बाढ़ से संबंधित प्रश्न बने रहते हैं कि ये हो सकता है पूछ ले। तो ये 2013 में एक ही प्रश्न पूछा गया है, फिर हम कल 2013 का प्रश्न 14 का लेकर के आएंगे। ये 14 का है, आप लोग पढ़ लीजिए। इस सूखे और उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मंथर प्रारंभ, अब जैसे ये शब्द होते हैं इनको देखते रहने, कमजोर वर्गों तथा पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, इन सबको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से सितंबर 2010 मार्गदर्शी सिद्धांत, दिसंबर 2010 में मार्गदर्शी जो मार्ग दिखाते हैं, इस सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में एल नीनो, ला नीना के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तैयार की गई कार्यविधियों पर चर्चा की गई। तो पहले देखिए, बिल्कुल सिंपल लिखना है। अब यहाँ पर खैर मैं बताऊंगा नहीं, कल बताऊंगा। आप लोग चाहो तो इसकी जो प्रैक्टिस स्वयं से करिए। तो ये तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।